हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। मैनेजमेंट का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए गाइस, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव, वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और संगठित करना किस कार्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है? मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और संगठित करना किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब कुछ आता है हमारे आयोजन या फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत। तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं को पहचानें। तो कौन सी वस्तुएं जो हो रही हैं, जो तेजी से बढ़ रही हैं, उनको क्या कहा जाता है? कैचअप सोर्स कहा जाता है। जल्दी से हम पहचान लेंगे, कैचअप जल्दी से कैच कर लेंगे उनको, है ना। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो वित्तीय के प्रभावन के लिए हम पूंजी का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी होती है? ऋण पूंजी का प्रयोग करते हैं। वित्त को प्रभावित करने के लिए हम क्या करेंगे? ऋण देंगे, तो हम क्या करते हैं? डेबिट कैपिटल का प्रयोग करते हैं। डैश पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आय को विचार में रखता है। तो डैश पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आय को विचार में रखता है। तो ये होती है हमारी प्रतिफल की औसत दर। पूरे जीवन काल में जितना ही प्रतिफल प्राप्त होता है उसकी औसत दर को हम पूरे काल में निवेश प्रस्तावों के आशानुरूप कुल आय में विचार में रखते हैं कि हमारी कुल आय में है। तो पहले हम प्रतिफल की औसत देख लेते हैं, फिर हम पूरे जीवन में देखते हैं निवेश प्रस्ताव में कितने आशानुरूप कुल आय पर विचार किया गया है और उसको ज्ञात करते हैं। एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई संक्षिप्तः डैश बाजार हिस्सा होती है। तो किसी भी तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है उसमें प्रश्न चिन्ह श्रेणी में जो व्यापार है उसकी इकाई संक्षिप्तः क्या होती है? तो अल्प बाजार हिस्सा होती है, अल्प बाजार का हिस्सा होती है। तेजी से बढ़ते हुए बाजार में एक प्रश्न चिन्ह मतलब कोई नया व्यापार है, उसकी इकाई कैसी होगी? सिंपल बात है, अल्प बाजार हिस्सा होगी। प्रतिपूर्ण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है जो कि एक कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करता है? तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोत्साहन राशि कहा जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति में एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है जिससे कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त होता है। नियमित वेतन के अलग से हम किसको पुरस्कार देते हैं तो क्या हो रही है? प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, क्योंकि हम उसको अलग से दे रहे हैं, उसने अच्छा कार्य किया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्र में कौन सी कुशलता, ज्ञान और क्षमता के अधिग्रहण से संबंधित है? तो किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में किसी भी कौशल, ज्ञान और दक्षता किससे संबंधित होती है? तो ये होती है तकनीकी कौशल से संबंधित। निम्नलिखित भूमिका में कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती? तो प्रबंधक के द्वारा निभाई गई जो निर्णायक भूमिका होती है उसके अंतर्गत कौन सी नहीं आती? तो अपव्यवस्था संचालन करता है, मतलब जितने भी डिस्टर्बेंस हैंडल करता है और रिसोर्स को हैंडल करता है, एलोकेट करता है और नेविगेटर करता है, लेकिन स्पीकर मैन का कार्य नहीं करता। वो स्पीकर मैन कभी नहीं होता, प्रवक्ता नहीं होता। जो प्रबंधक होता है वो मुख्य रूप से क्या क्या करता है? तो अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करता है, संसाधनों का संयोजक करता है और वृत्ताकार करता है, मतलब नेगोशिएटर करता है, नेगोशिएशन करता है। विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार या जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है? तो किसी भी हमें कार्य को पूरा करना है तो एक अधीनस्थ मतलब जो अंडर में काम कर रहा है उसको व्यक्ति को हम क्या करेंगे? कुछ ऑफिशियल राइट्स दे देंगे और जिम्मेदारी दे देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो प्रत्यायोजन इसको कहा जाता है, डेलीगेशंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डेलीगेशंस कहा जाता है। विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाना और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाना किस प्रकार के संगठन कहलाते हैं? तो किसी भी कार्यात्मक विभाग से विशेषज्ञों का एक संगठन द्वारा तैयार किया जाना, मतलब एक हम विशेषज्ञों को तैयार किया, फिर हमने उनको क्या किया? उन परियोजना में प्रबंधकों के नेतृत्व में एक को एक से अधिक या एक परियोजना सौंप दी और उस प्रकार के संगठन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मैट्रिक्स संगठन। क्या कहलाते हैं? इसको कहा जाता है मैट्रिक्स संगठन।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य होते हैं। तो निम्नलिखित में किस प्रकार का साक्षात्कार का उद्देश्य होता है उन आवेदकों को छांटना जो कि स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य हैं, तो उसको कहा जाता है प्रारंभिक साक्षात्कार। हम इसे पहले ही छांट देंगे भैया कि ये हमारे काम के लिए उपयुक्त नहीं है। HRM निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो HMR में निम्नलिखित में कौन से तत्व का प्रयोग एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो ये क्या होता है, मानव संसाधन सूचना प्रणाली का प्रयोग करता है। तो मानव संसाधन सूचना प्रणाली का प्रयोग कौन करता है, तो HRM करता है, जो कि एक संगठन में प्रायोगिक की सबसे महत्वपूर्ण उपयोग करता है। डैश के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। तो कौन वित्तीय रिपोर्ट देता है, अनिवार्य होता है उनके लिए, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए उनका वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो अपने वित्तीय का विवरण देती हैं, रिपोर्ट देती हैं। स्वतः वित्तीयतन डैश को सम्मिलित करता है। जो स्वतः वित्तीयतन होता है वो किसको सम्मिलित करता है, तो वो हमेशा देनदारियों को लिखता है। जो स्वतः लिखने वाला वित्त लिखता है वो क्या करता है, वो पहले देनदारी जितने उसने दे दिए वो हमेशा लिखता है देनदारियों को। मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो मुद्रा बाजार में जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एक ऐसी एजेंसी होती हैं जो धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्ति और छोटे छोटे व्यापार को सक्षम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एक ऐसी एजेंसी होती हैं जो धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्ति एवं छोटे व्यापारों को सक्षम करती हैं। तो म्यूचुअल फंड होती हैं। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है, तो संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष दृष्टिगोचर होता है उसके व्यवहार में। प्रभावशीलता किससे संबंधित होती है, तो प्रभावशीलता संबंधित होती है उसके लक्ष्य उपलब्धि से। उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी लक्ष्य उपलब्धि से संबंधित होती है। सकल लाभ बिक्री घाटा क्या होता है, तो सकल लाभ और बिक्री जो घाटा होता है वो क्या होता है, तो बिक्री माल की लागत होती है। सकल लाभ माइनस बिक्री घाटा क्या होता है, तो ये बिक्री माल की लागत उससे ज्ञात की जाती है। सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना, जितने भी लागत हैं उनका लेन देन का लेखांकन करना, बाजार मूल्य पर नहीं करना क्या कहलाता है, यदि हम उनका लेखांकन कर रहे हैं लेकिन बाजार मूल्य पर नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होती है, लागत अवधारणा होती है कि हमारा कितना कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उस पर हमने किया है। तो ये क्या होती है, हमारी लागत अवधारणा होती है कि हमारी इतनी लागत लगी है इसलिए हमने इसका इतना मूल्य लगाया है। लेकिन यदि हम बाजार मूल्य पर लगाते हैं तो वो अलग होती है। विक्रीय सामग्री की लागत डैश होती है। तो विक्रीय सामग्री की जो लागत होती है वो क्या होती है कि पहले हमारे प्रारंभिक स्टॉक कितना था, खरीदी हमने कितने की है, माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लागत उसमें कितनी आई है, वो हमारी होती है बिक्री सामग्री की लागत। पहले प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी, हमने प्रारंभिक स्टॉक कितना था और खरीदी कितनी थी, उससे हम माइनस कर देंगे अंतिम स्टॉक क्या बचा है और प्रत्यक्ष लागत क्या हुई है। BRS को डैश के लिए तैयार किया जाता है, तो BRS को तैयार किया जाता है हमारे रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच में अंतर के समायोजन के लिए, सामंजस्य के लिए। तो हमारे जो BRS होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, तो ये क्या है, बॉर्डर सेल है ना, इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, बॉर्डर, BRS को हम कैसे करेंगे, बॉर्डर्स। तो क्या करता है, रोकता है बहने वाले को और बैंक को भी रोकता है। तो बैंक का पैसा ना बह जाए, तो बैंक एक पुस्तिका है जो कि क्या करती है, रोकड़ बही के बीच अंतर का सामंजस्य करती है। भौतिकी पर्यावरण के लिए फायदेमंद एवं पारिस्थितिकी सुरक्षित उत्पादों और गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में
दिए जाने वाला विपणन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण की भौतिक के लिए फायदेमंद, परिस्थिति के लिए सुरक्षित उत्पाद एवं गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दिए जाने वाला जो विपणन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो होता है भैया हरित विपणन, क्योंकि हम किसके लिए दे रहे हैं? पर्यावरण के लिए दे रहे हैं, पारिस्थितिक के लिए दे रहे हैं, उसको फायदेमंद बनाने के लिए दे रहे हैं। तो ये क्या है? विपणन है, जो कि हम किसके लिए दे रहे हैं? हरा करने के लिए दे रहे हैं, एनवायरमेंट। तो हरित विपणन को कहा जाता है। एक व्यापार एक वर्ष में कुल राजस्व का 2,40,000 रुपए सकल लाभ जो है वो 60,000 रुपए कमाता है। तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा? तो 25% उसने लाभ कमाया है। सकल लाभ कितना है उसका? 25% है। वातावरण निगरानी पर जोर देता है। कार्य नीतियां आयोजन के प्रभाव का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। तो ये कार्य कौन करता है? वातावरण की निगरानी करेगा, कार्य नीति की योजना का प्रभाव देखेगा, उनकी आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करेगा। तो ये करता है भैया हमारा जो रणनीति नियंत्रक होता है वो करता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोलर इसको करता है। शीर्ष प्रबंधक स्तर पर डैश को विक्रय एवं मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। तो शीर्ष स्तर का जो है स्तर है प्रबंधन का, उसको डैश वित्तीय एवं मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। तो ये कौन करता है? तो बाजार का अनुसंधान को वित्तीय एवं मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। चालू परिसंपत्ति का एक उदाहरण है। तो चालू परिसंपत्ति का उदाहरण क्या हो जाएगी? हमारी माल सूची क्या हो जाती है? चालू परिसंपत्ति या तालिका। वित्तीय विपणन को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। जितने वित्तीय विवरण हैं हम उसको कैसे तैयार करते हैं? आंतरिक लाभों से नई शेयर होल्डरों, जो विभिन्न प्रकार के हितधारक या सेल होल्डर्स होते हैं, उससे हम वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से तैयार करते हैं। अग्रदाय प्रणाली या फिर फ्लोट का डैश के मामले में अनुगमन किया जाता है। तो अग्रदाय प्रणाली या फ्लोट का डैश के मामले में अनुगमन किया जाता है। तो ये क्या होती है भैया? खुदरारोपण बही के रूप में उसको अनुगमन किया जाता है। तो अनुगमन कैसे करेंगे? हम आगे देते जाएंगे, खोदते जाएंगे। तो खुदरारोपण बही के अंतर्गत हम अग्रदाय प्रणाली या फ्लोट का प्रयोग करते हैं। अगर निव्वल वर्तमान मूल्य NPV इज स्मॉलर देन 0 होता है तो यह क्या निरूपित करता है? तो यदि हमारा NPV स्मॉलर देन 0 है तो ये क्या निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है भैया हमारा जो NPV है वह प्रारंभिक निवेश से कम है। प्रारंभिक निवेश से कम है तभी तो छोटा हो गया। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा नेतृत्व के स्वामित्व घटकों में के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से कौन सी विशेषता है जो कि नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? तो नेतृत्व का सबसे स्वाभाविक घटक होता है उसका प्रत्यायोजन होना या डेलीगेटिंग होना। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपत्ति लेखा है? तो इसमें से परिसंपत्ति लेखा है हमारी भैया बिल्डिंग अकाउंट या जो निर्माण खाता है वो क्या है? हमारी संपत्ति है, संपत्ति का लेखा है। डैश एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारा शीर्ष प्रबंधक सारे संगठन के लिए फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। बैड डेब्ट्स या फिर बुरा ऋण प्रदर्शित करता है। तो हमारे बुरे ऋण के अंतर्गत आते हैं लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष, लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष। कार्यशील पूंजी इंगित करता है। तो जो कार्यशील पूंजी होती है वो क्या होती है? तो व्यापार की जो दैनिक गतिविधियां होती हैं उनके प्रबंधन के लिए आवश्यक नकद को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उपभोक्ता जीवन शैली के मापने में विज्ञान एवं वर्गीकरण को संदर्भित करता है। तो डैश उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान एवं वर्गीकरण को संदर्भित करता है। तो उसे कहा जाता है मनोवृत्ति परख या फिर साइकोग्राफिक्स कहा जाता है। साइकोग्राफिक्स किसको कहा जाता है? जो मानव की जीवन शैली के मापन में विज्ञान एवं वर्गीकरण से संदर्भित करता है। एक संगठन दृष्टिकोण में गैप वाइन क्या है? तो एक संगठन की दृष्टि से गैप वाइन क्या होता है? यह संचार का एक अनौपचारिक सारणी होती है जो कि खुद को
विकसित करता है। तो ये गैप वाइन क्या है, जितना भी गैप होगा उसमें वाइन फैला देगा, खुद भी मतलब वैसे फैल जाएगा। तो संचार का एक अनौपचारिक सारणी होती है जो खुद को विकसित करता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी डैश को संदर्भित करती है। तो खुद जो शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे चालू परिसंपत्ति घटाव मतलब माइनस चालू देय के परिसंपत्ति, जो हमारी चालू परिसंपत्तियां हैं माइनस चालू देय हमारी क्या होती हैं, शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है कि हमारी परिसंपत्ति कितनी है और चालू देय क्या है उसके माइनस हम क्या करते हैं, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अनौपचारिक संचार पैनल को संदर्भित करता है। तो अनौपचारिक संचार पैनल को संदर्भित करता है हमारा गैप वाइन या फिर आपुष्ट समाचार। एक कंपनी के लाभ को शेयरधारकों को विस्तृत किया जाता है कि उस हिस्से को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है कि एक कंपनी के लाभ को यदि शेयरधारकों में बांटा जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है लाभांश। वास्तविक पूंजी परिव्यय या उसके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करती है। तो क्या प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उसके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को संदर्भित करती है, तो वो करती है हमारी पूंजी आय और व्यय। तो पूंजी आय व्यय प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उसके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करती हैं। MBO उद्देश्य आधारित प्रबंधन पद का उपयोग करने वाले सबसे कम या सबसे पहले प्रबंधक विचारकों में से कौन है। तो MBO मतलब आधारित मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO यह सबसे पहले किस विचारक ने दिया था, तो ये दिया था भैया पीटर ड्रैकर ने। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रैकर के द्वारा दिया गया था। तुलन पत्र या फिर बैलेंस शीट में सुनाम डैश के रूप में प्रकट किया जाता है। तो सुनाम क्या होता है, ये होती है अमूर्त परिसंपत्ति या फिर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं तुलन पत्र में सुनाम। महत्व के आधार पर नियोजन डैश हो सकती है। तो नियोजन क्या होती है, तो नियोजन होती है युक्ति और परिचालनात्मक क्या होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है और एक ऑपरेशनल होती है। हमारी क्या महत्व के आधार पर नियोजन क्या होता है या फिर प्लानिंग क्या होती है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक ऑप्शनल होती है। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण क्या कहलाता है, तो व्यक्तिगत खाता और जो नकदी खाता होता है उसका अनुरक्षण करना कहलाता है सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। सकल या सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कही जाती है, सिंपल है भैया व्यक्ति की है, सिंपल है, एकल है एक ही की है ना, और प्रविष्टि मतलब नगद भी है, प्रविष्टि पद्धति। तो एकल सकल एकल प्रविष्टि पद्धति क्या कही जाती है, व्यक्तिगत खाते और नकदी खातों का अनुरक्षण डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, सरल एकल प्रविष्टि पद्धति। निम्नलिखित में से कौन एक सामरिक HRM गतिविधि होने के लिए आहता प्राप्त करेगी, तो कौन एक सामाजिक HRM गतिविधि होने के लिए आहत प्राप्त करेगी, तो ये होती है हमारे संगठन के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन, संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार या हिस्सा को निर्धारित करती है। तो क्या करती है ये हमारी एक HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गतिविधि को कौन बताता है, तो संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करती है कि उसका स्तर कैसा होगा और प्रकार कैसा होगा, ये हमें कौन बताता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डैश सतत पहल को संदर्भित करती है जिसका निश्चय समय सीमा में मौलिक पूर्ण रूपांतरण और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है। तो ये क्या बताती है, पुनः इंजीनियरिंग या फिर पुनः अभियांत्रिकी असतत पहलों को संदर्भित करती है तथा जिसका निश्चय समय सीमा में मौलिक रूपांतरण
पुनः रूपांकन एवं बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है। सतत पहल को संदर्भित करती है, क्या होती है हमारी पुनः अभियांत्रिकी सतत पहल को संदर्भित करती है, जिसका निश्चय समय सीमा में मौलिक पुनरूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करता है, तो पुनः अभियांत्रिकी कहा जाता है। बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ होता है, तो बुद्धिमत्ता से आशय होता है दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना, बड़ी मात्रा में जानकारियों की व्याख्या करना। दूरदर्शिता मतलब बुद्धिमत्ता क्या होती है कि हम दूरदर्शिता को सृजित करेंगे, समस्या को हल कर सकेंगे और बाहरी मात्रा की जानकारी की व्याख्या कर सकते हैं। वो प्रबंधक जो लोगों को उचित निष्पादन के स्पर्श स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, किस चीज से अच्छा कहलाता है, तो जो प्रबंधक किसी व्यक्ति को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है उसे कहा जाता है नेतृत्व करने में। वो नेतृत्व करने में अच्छा होता है। जो कोई भी प्रशासक है, यदि वो किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रहा है कुछ अच्छी काम करने के या फिर चीज़ों को अच्छा करने के लिए, तो अपन क्या करेंगे, वो नेतृत्व अच्छे से कर सकता है। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकार करने पर एक संगठन को किस प्रकार का परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि एक अनुपयुक्त उम्मीदवार है, यदि हम उसको अस्वीकार करने पर एक संगठन को किस प्रकार का परिणाम प्रभावित कर सकता है, तो वो है हमारा पॉजिटिव, कि वो अयोग्य था और हमने उसको निकाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे विभाग के लिए सकारात्मक प्रभाव होता है। एक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो व्यक्तियों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहयोग देता है। तो एक प्रबंधक जो कौन से महत्वपूर्ण कौशल होने चाहिए जो नेतृत्व के में बेहतरीन प्रदर्शन करता है, तो ये होता है भैया ह्यूमन स्किल उसमें होना चाहिए, वो नेतृत्व को अच्छे से कर सकता है। एक प्रबंधन में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए सक्षम होता है, तो एक प्रबंधक का जो इंटरपर्सनल या अंतर व्यक्तिक कौशल होता है वो कर्मचारी को प्रेरित करने में सक्षम होता है, अंतर व्यक्तिक। निम्नलिखित में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता, तो कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता, तो बाजार दर नहीं, वित्तीय जोखिम क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क एक क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि क्रम बाजार में चलता है, इंटरेस्ट में चलता है और क्रय में चलता है, लेकिन वित्तीय जोखिम में नहीं चलता। निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जाता है, तो किसे धन के उपयोग के रूप में माना जाता है, तो नगद में वृद्धि होगी तो हमारे धन का उपयोग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष प्रबंधन कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करता है, तो कौन शीर्ष प्रबंधन और जो कर्मचारी के बीच में काम करता है वो होता है हमारा मानव संसाधन प्रबंधन, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है, तो शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है हमारी उद्यम प्रकार द्वारा। विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है, शीर्ष पर कड़े नियंत्रण बताता है हमारा उद्यम प्रकार द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक अमूर्त स्रोत है, मतलब इंटेंजिबल सोर्स कौन सा होता है, तो हमारी प्रौद्योगिकी या जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक इंटेंजिबल सोर्स होती है। सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रबद्ध है और अपनी कार्य गतिशीलता के अंतर्ग्रस्त है उसे क्या संदर्भित करता है, तो सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपने कार्य गतिविधियों के अंतर्ग्रस्त है उसे कहा जाता है कार्य नैतिकता, मतलब कार्य नैतिक मतलब अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने कार्य के लिए गतिशीलता में अंतर्ग्रस्त है उसे कहा जाता है उसकी कार्य नैतिकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में निम्नलिखित मतलब क्या शामिल होते हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उसमें शामिल होती हैं हमारी जितनी भी सूचीगत कंपनियां होती हैं वो। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है, तो लाभ और हानि का जो विनियोजन लेखा होता है वो हम जब लाभ का अंश धारित होता है, तो हम जब लाभ का अंश धारित होता है तब लाभ और हानि का लेखा तैयार होता है, तो जब लाभ का अंश धारित होता है लाभ हानि का जोखा तैयार होता है।
एक संगठन के पदानुक्रम में सबसे नीचे कर्मचारी को सामान्यतः क्या सौंपे जाते हैं? तो जो सबसे नीचे का कर्मचारी होता है उसको पुनरावृत्ति कार्य और नियमित कार्य सौंपे जाते हैं, मतलब रूटीन टास्क और रिपीटेटिव जो वर्क होते हैं वो सबसे निम्न कर्मचारी को सौंपे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष मूल ह्रास डैश पर लगाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो मूल का ह्रास होता है वो किस पर लगाया जाता है? स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल का ह्रास लगता है। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण एवं व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता की पद्धति को क्या कहा जाता है या क्या कहे जाता है? तो एक खरीदार के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, बृहद वितरण और बृहद प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता की पद्धति को कहा जाता है बृहद विपणन, मतलब मास मार्केटिंग। पूंजी आय व्यय में निम्न में से कौन सी पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पूंजी आय और व्यय में पूंजी के रूप में प्रयुक्त की जाती है हमारी पूंजी व्यवस्था के धन में। पूंजी व्यवस्था के रूप में धन, पूंजी अवस्था के रूप में धन प्रयुक्त किया जाता है पूंजी आय व्यय में। पूंजी क्या होती है? वह अवस्था होती है जिसमें हमारा जो धन का रूप है ये। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधि के क्रम को क्या अभी निर्धारित करता है? तो किसी भी प्रत्येक लक्ष्य को या फिर जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो गतिविधि होती है उसके क्रम को कहा जाता है अनुसूचन या फिर शेड्यूलिंग। शेड्यूल बनाते हैं ना हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त एवं अमूर्त गुणों को प्रदान करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किसी भी माल, सेवा या विचार, कोई भी माल होता है, सेवा होती है, विचार होता है जो ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो किसी भी ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए क्या होता है? उत्पाद होता है। खातों का एक सेट है। तो क्या एक खातों का सेट है? तो खाते में रखे जाते हैं हमारे खाता और बही। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब, व्यवसाय में कब लाभ होता है? जब आय व्यय से अधिक होता है। जब आय व्यय से अधिक होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है। चयन करें कि निम्न में से कौन अभिव्यक्ति के स्रोत हैं। अभिव्यक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब सोर्स ऑफ एटीट्यूड्स कौन से हैं? तो परिवार के सदस्य उनके एटीट्यूड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संदर्भ समूह जिससे वो जुड़ा है उसका समूह बताता है। साथियों के समूह का प्रभाव उस पर पड़ता है। और सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया, ये सब हम बताते हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा होगा। क्या क्या? परिवार के सदस्य कैसे हैं, संदर्भ समूह कैसा है, साथियों के समूह का प्रभाव उस पर कैसा पड़ रहा है और सामाजिकरण एवं सीखने की प्रक्रिया हमें बताती है कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होगा। निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? तो CSR को दर्शाता है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या दर्शाती है? CSR को दर्शाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। निम्नलिखित में से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधि में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों के मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है? ये बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधि है जिसमें मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर, मतलब कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं उनके पैरामीटर्स पे उच्चतम से, मतलब बहुत अच्छे से बहुत कम तक के कर्मचारियों का मूल्यांकन करना पड़ता है। इसे कहा जाता है श्रेणीकरण प्रणाली। इसे क्या कहा जाता है? रैंकिंग मेथड कहा जाता है। जब प्रबंधन के प्रकार उसके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब प्रबंधन के कार्य ये प्रकार होते हैं वो तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया या फिर मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है। तो प्रबंधन के कार्य एक तार्किक अनुक्रम में रखे होते हैं तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट प्रोसेस। डैश के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। तो डैश के लिए BRS तैयार किया जाता है तो वो क्या है? बैंक वितरण के अनुसार, बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैंक के अंतर को पहचानने के लिए।
बैंक समाधान कैसे तैयार किए जाते हैं? तो बैंक समाधान तैयार किए जाते हैं बैंक का विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़, तो बैलेंस कितना है, रोकड़ कैसा है, और बही के अनुसार, मतलब जो बही बनाई गई उसके अनुसार बैलेंस, और उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। वो हम किस में रखते हैं, BRS में रखते हैं, मतलब बैंक के द्वारा दिया गया खाता बैलेंस, बही, रोकड़, और बही के अनुसार कितना बैलेंस है वो उसको हम पहचान कर अंतर बनाते हैं, तो वो क्या होती है हमारी बैंक समाधान। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से यह बात स्पष्ट होती है? तो इसमें हमें क्या बताना है कि एक जो प्रबंधक होता है, एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है, मतलब सबके सहयोग के साथ एक लक्ष्य को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, मतलब जो अधीनस्थ हैं कर्मचारी कैसे किस हद तक कर लक्ष्यों को पूरा करने में उसकी सहायता कर रहे हैं, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करता है, कि जो उसका मूल्यांकन करता है और निष्पादन निकाल के उसको पुरस्कृत करता है। यह पैरामीटर क्या दर्शाता है? तो ये पैरामीटर हमें दर्शाता है उद्देश्य आधारित पैरामीटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स दर्शाता है। निम्नलिखित में से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकार में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? निम्नलिखित में से किस तकनीक के द्वारा एक प्रकार के कंप्यूटर में कार्यों का आयाम और प्रोग्राम किया जाता है? तो वो होता है हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग के द्वारा। किसी भी कंप्यूटर में कार्यों का आयाम और प्रोग्राम किया जाता है तो कंप्यूटर मॉडलिंग के द्वारा की जाती है। जीविका योजना कि निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिव्यक्ति लक्षण शामिल होते हैं जो लोगों को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? तो जीविका योजना के तहत कौन से ऐसे पक्ष होते हैं जो कि अभिव्यक्ति लक्षण शामिल होते हैं जो व्यक्ति को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन करते हैं? तो वो होते हैं उनके जीविका स्थितिक होते हैं जो कि उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देते हैं। तो क्या होते हैं, जीविका स्थितिक। पहिए के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोकेट ने की थी, यह एक किसका उदाहरण है? तो पहिए के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोकेट ने की थी और यह एक संधारित उत्पाद, मतलब एग्यूमेंटेड, यह संवर्धित उत्पाद कहा जाता है। संवर्धित किसने किया था? एरिस्टोकेट ने किया था। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध एवं सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं? तो ये होती है भैया हमारी विपणन अवधारणा की सिद्धांत है। उत्पादक को डैश रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उत्पादक क्या होता है? तो उत्पादक होता है हमारा आउटपुट और इनपुट। उत्पादकता क्या होती है? हमारी इनपुट और आउटपुट। जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में प्रारंभ की गई थी, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो जस्ट इन टाइम तकनीक का प्रयोग जापान में किया गया था और इसका प्रयोग किया जाता है आवक पूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। आवक व्यक्ति मतलब कितनी आवक आपूर्ति है उस पर परिव्यय हम कितना व्यय करें उसका अनुकूलन करने के लिए हम किसका करते हैं? जस्ट इन टाइम का प्रयोग करते हैं, जो कि जापान से प्रारंभ की गई थी। आवक आपूर्ति और पर परिव्यय का अनुकूलन, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा होता है? तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद होता है कि हम नेतृत्व करना। हम उसके अच्छे से क्या करेंगे? लीडिंग करेंगे, लीडिंग। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है और अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नेतृत्व करना पड़ेगा। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है? तो रोकड़ बही में जो डेबिट शेष होते हैं वो होते हैं हमारे अनुकूल शेष। डेबिट के पास जो हमारा पैसा रखा है वो क्या होगा? अनुकूल शेष होता है।
एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधियों के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्यों को करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्टि करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? एक संस्थान जो अपनी गतिविधियों के रूप में एक कार्य को करता है, मतलब एक संगठन है वो क्या करता है, अपनी गतिविधियों के रूप में एक कार्य करता है। अब दूसरी कंपनी जो कि उसे मुख्यतः विदेश में है, उसे कार्य को पूरा करने के लिए निर्णय देती है, उसके कार्य को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेती है और यह संविदा में प्रविष्टि करता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है हमारा आउटसोर्सिंग। क्या हो रही है? आउटसोर्स प्राप्त हो रही है। वह स्त्रोतन। जनरल प्रविष्टि का वही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनरल प्रविष्टि को वही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रविष्टि, पोस्टिंग। कि हम जनरल प्रविष्टि है उसको हम किस में कर रहे हैं? वही खाता में कर रहे हैं। जनरल को वही में कर रहे हैं प्रविष्टि। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान में चौथा चरण क्या होता है? चौथा चरण होता है हमारा व्याख्या निर्वाचन चरण या फिर इंटरप्रिटेशंस स्टेज। प्रत्यक्ष ज्ञान में चौथा चरण क्या होता है हमारा? व्याख्या निर्वाचन की। हम चौथे में क्या करेंगे? व्याख्या देंगे। फॉर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति में प्रयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधक डैश के बीच समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो समन्वय किसके बीच में समन्वय का समझौता करवाता है? तो ये होता है भैया हमारे लाभ प्रदाता और जोखिम के बीच में। तो वर्तमान में जो परिसंपत्ति है उसमें प्रयुक्त स्तर का निर्णय लेने में, परिसंपत्ति है उसका निर्णय लेने में प्रबंधक लाभप्रद और जोखिम के बीच में समझौताकारी समन्वय स्थापित करता है या सामना करता है। वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। तो वित्तीय विवरण में हम क्या शामिल करते हैं? लाभ और हानि खाता को, बैलेंस शीट को, नगद प्रवाह का विवरण भी हम किस में देते हैं? वित्तीय प्रवाह विवरण में देते हैं सभी। EOQ AQU क्या समझ में आता है? तो AOQ से हमें समझ में आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम क्या दर्शाते हैं? EOQ से दर्शाया जाता है। डैश संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण की संकीर्ण विशिष्टि को संदर्भित करती है। तो क्या दर्शाती है? डैश संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण की संकीर्ण विस्तृति को दर्शाती है। तो एक ऊंची संरचना हमें श्रेणीबद्ध स्तर को और नियंत्रण के संकीर्ण प्रविष्टि को दर्शाती है। नगदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो नगद का प्रवाह का विवरण नगदी प्रवाह को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? तो ये करता है भैया हमारे परिचालन पर, कैसे चल रहा है वित्तीय निवेश गतिविधि पर। परिचालन वित्तीय निवेश गतिविधि पर हमें बताता है क्या? नगदी प्रवाह विवरण और नगदी प्रवाह को बताता है। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचना की जानकारी पहुंचाता है तो यह कौन सी भूमिका अदा कर रहा है? तो जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचना पहुंचाता है तो ये हो रहा है भैया वो प्रवक्ता या स्पीकर मैन बन रहा है। पर्सन, स्पीकर पर्सन, स्पोक पर्सन भी कहा जाता है, स्पोक पर्सन या प्रवक्ता कहा जाता है। लाभप्रदता सूचकांक को डैश भी कहा जाता है। तो जो लाभप्रदता सूचकांक होते हैं उसको कहा जाता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो किसके कहा जाता है? लाभ प्रदाता सूचकांक को। लाभ दे रहा है हमें, बेनिफिट मिल रहा है, कॉस्ट रेशियो इसमें कितना कॉस्ट आ रहा है उसका रेशियो। बंध पत्र या डिवेंचर्स या आवधिक कर्ज किसके हिस्से होते हैं? तो बंधन पत्र, डिवेंचर्स और आवधिक जितने भी कर्ज होते हैं वो होते हैं एक दीर्घकालीन देनदारी के। XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P एवं L खाता तैयार करता है। यह किसका अनुसरण कर रहा है? तो XYZ लिमिटेड 2015-16 के लिए P और L खाता तैयार करता है। यह अनुसरण कर रहा होता है भैया हमारे टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट का। समय अवधि अवधारणा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से क्या उसके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण को दर्शाता है।
उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन या कार्य संतुष्टि। SBU क्या संदर्भित करता है? तो SU भी संदर्भित करता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU। आपुष्ट समाचार गैप वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है गैप वाइन के संबंध में? तो गैप वाइन यह आपुष्ट समाचार गैप वाइन को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। समय के साथ समाप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसकी अब क्या क्या होती है गैप वाइन, है ना? तो गैप वाइन कुछ प्रबंधक अपने लाभ के लिए आपुष्ट समाचार या फिर गैप वाइन का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रबंधक होते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं इसका प्रयोग। और आपुष्ट समाचार मतलब जो गैप वाइन होती है अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करती है या कर सकती है, तो ये भी सही है। आपुष्ट या फिर जो गैप वाइन होती है वह समाचार असंरचित अनौपचारिक संचार होता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये समय के साथ नष्ट नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह प्रेरणा करने में प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है? तो ऐसा कौन सा साक्षात्कार है या फिर इंटरव्यू है जिसमें बताया जाता है कि परीक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में जो आवेदक है वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो ये होता है हमारा उसका प्रतिबल साक्षात्कार, उसका स्ट्रेस इंटरव्यू लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक आधार है? तो धन का उपयोग का आधार कैसा होता है? स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि करना धन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से क्या एक अर्थमुखी संप्रेषण या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा एक अधोमुखी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? तो कॉर्पोरेट नीति वक्तव्य, जो कॉर्पोरेट नीति वक्तव्य होता है वो एक अधोमुखी संप्रेषण नहीं होता, बल्कि क्या होता है क्रम आदेश सार होता है, बिक्री रिपोर्ट होती है और उत्पादन रिपोर्ट देता है। अधोमुख में क्या होता है? उत्पादन की रिपोर्ट देना, बिक्री रिपोर्ट देना और क्रम आदेश देना, लेकिन कॉर्पोरेट नीति वक्तव्य उसका एक प्रकार नहीं होता। निम्नलिखित में से कार्य से बाहर विकास विधि का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंचारित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है? तो निम्नलिखित में किस प्रकार के कार्य बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार है जो कि व्यवहार को असंचारित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने का में सहायक करते हैं, परिवर्तित करने में सहायक करते हैं? असंरचित समूह है उनकी बातचीत करके हम परिवर्तित कर देंगे, तो ये कहलाता है संवेदनशीलता प्रशिक्षण। क्या दे रहे हैं हम? संवेदनशीलता प्रशिक्षण दे रहे हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।